हाँ तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है एकदम बढ़िया होंगे। अपनी क्लास 10th की तैयारी को भी बहुत शानदार लेवल पर लेकर जा रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी के प्यारे विशेष भैया जी आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं महा मैराथन क्लास, जिसमें 5 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के सामाजिक विज्ञान के भीतर ही हम समाप्त करवाएंगे। और उसमें आपके 20 से 24 क्वेश्चन आपके हल करवाऊंगा। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं आपको कागज पर, इनमें से जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, वो 15 नंबर के क्वेश्चन प्यारे भाई यहीं से आएंगे। गारंटी के दावे के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं आप सभी से। और मेरे प्यारे भाइयों, इस बात को भी ध्यान रखें, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, आप सभी के पेपर में आने वाले होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को पूरा देखें। और ये महा मैराथन क्लास होगी, ठीक। समय हम नहीं देखेंगे कितना वक्त लगेगा, हम सिर्फ फोकस करेंगे पढ़ाने पर। तो प्यारे भाइयों, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें। आपके प्यारे भैया स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहद ही खास अंदाज के साथ में। प्यारे भाई, मैंने लिखा भी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इस बात को मैं लिख कर देता हूं, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। और उससे पहले एक बात बता देना चाहूंगा, इसमें मैं 5 चैप्टर शामिल करूंगा। वो 5 चैप्टर कौन कौन से होंगे? सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र के परिणाम, राजनीतिक दल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने दूंगा, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। प्यारे साथी, जितने भी क्वेश्चंस लाया हूं, छांट छांट कर लाया हूं, दमदार लाया हूं, आपके पेपर में सब यहीं से फंसेगा। एक बात और बता दूं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाल दी है जो 1 से 5 तक जो चैप्टर थे उनको कवर किया, यानी कि हिस्ट्री के चैप्टर 5 और 5 ये आ गए पॉलिटिकल के। तो ध्यान रखें, इसी तरीके से 4 वीडियोस मिलेंगी आपको, चारों में पूरी सामाजिक फंसेगी और 90 प्लस की तैयारी आपकी होगी। इस बात को भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन के साथ में, गजब अंदाज के साथ में। चलिए आ जाइए मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं गजब और शानदार तरीके से। प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकतंत्र में औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मतदाताओं की अभिव्यक्ति की विधि और तरीके के अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे लोकतंत्र में जो औपचारिक रूप है उसमें असंतोष, यानी कि जहां पर खुशी का भाव बिल्कुल नहीं है। उसकी संवैधानिक संस्था है संसद, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं राज्य विधानमंडल। संसद को राज्य विधानमंडल बोल सकते हैं। अपनी असम्मति अथवा राजनीतिक मतभेदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन अनौपचारिक रूप से लोकतंत्र में मतभेदों की अभिव्यक्ति करके अनेक जनसंचार के साधन जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, इन सभी के सहारे जो है हम ले सकते हैं। ठीक प्यारे भाई, यहां पर मतभेदों की बात हुई है कि जब हम किन किन माध्यमों से हम लोकतंत्र में जो है मतभेद कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं? हम पत्रिकाओं का इस्तेमाल ले सकते हैं, हम सिनेमा का इस्तेमाल ले सकते हैं, हम समाचार पत्रों का सहारा ले सकते हैं। और प्रश्न में यही पूछा है कि जो अभिव्यक्ति है और अनौपचारिक और औपचारिक लोकतंत्र में अंतर क्या है, तो वही अंतर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। और आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे भाइयों, बेहद ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, कोई भी चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, आपको सिर्फ समझ में आएंगी चीजें एकदम क्लियर टू क्लियर। क्लियर हो रही है ना बातें? चलिए खास अंदाज में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। जो लोकतंत्र के, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसके जो कुछ हम कह सकते हैं जो सिद्धांत हैं, ठीक, उनकी चर्चाएं आज करेंगे। जो हमारा लोकतंत्र है उसकी सबसे पहली जो है हम देखें सिद्धांत, तो वो है ये कि कानून सर्वोपरि, यानी कि सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर है, ठीक, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। यह कानून के शासन से विश्वास करता है। ठीक, समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कानून निर्माताओं अर्थात निर्णयकर्ताओं की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। यह उत्तरदायी शासन का समर्थन करता है। यानी कि जो निर्माता होते हैं, जो कानून को निर्माता जो थे,
या हैं जो निर्णय करते हैं सब चीज़ों का, तो उनको भी जनता के प्रति जो है जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है? कि जनता की हिसाब से ही वो कार्य करें। ये नहीं है कि जनता कुछ और चाह रही है और वो कच कर और कुछ रहे हैं, तो ये गलत होगा। दूसरा तीसरा पॉइंट देख लें आप दूसरे प्रश्न का, स्वतंत्रता, समानता। तीसरा पॉइंट, सभी व्यक्तियों को न्यायपालिका राष्ट्र के संविधान के प्रति आस्था, विश्वास को बनाए रखना चाहिए। यानी कि जो न्यायपालिका है वो अ, व्यक्तियों को उस पर आस्था रखनी चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि न्याय आप समझिए जो मुख्य भाग हैं हमारे संविधान के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 हैं। तो प्यारे साथियों, न्यायपालिका है, न्यायपालिका में 2 चीज़ें आती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरीके से आता है। तो प्यारे साथी, हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल शानदार, गजब तरीके से विश्वास रखना चाहिए। समझ चुके हो बात को? आगे बढ़ जाऊँ क्या? बिल्कुल बढ़ जाओ भैया आगे। आगे बढ़ जाओ, अगले पर चौथे पॉइंट पर आ जाओ। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय की जो है प्यारे भाई, सामाजिक न्याय की धारणाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या है? आत्मा। ठीक, ये सारी आत्मा है प्यारे साथी। अगर लोकतंत्र में ये नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कि वो लोकतंत्र किसी मतलब का नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता की बात आएगी तो धर्मनिरपेक्षता के लिए मैं कहूंगा और जन कल्याणकारी नीति कार्यक्रम विशेष बल दिया है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है प्यारे भाई कि जिस राज्य में किसी एक धर्म को मान्यता ना देकर सभी धर्मों को समान भाव से देखना ही धर्मनिरपेक्षता है। और धर्मनिरपेक्षता होना बहुत जरूरी है। अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर गड़बड़ियां हैं। लोकतंत्र का सही प्रकार से जो है रूप नहीं है वो। समझ पा रहे हैं? आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस को उत्तर को लिखना है। आप मेरी बातों को सुनिए और समझिए, क्योंकि मेरी बातें अगर आपको याद रहेंगे तो आप पेपर में लिख देंगे। अगर आप ये सोचें कि नहीं हम तो याद करके जाएंगे भैया, भैया हम तो याद करके जाएंगे पेपर में, और तुम याद करके जाओगे तो याद तो तुम करोगे तो वो तुम्हारे अग्र मस्तिष्क में रहेगा। अग्र मस्तिष्क में रहेगा, तुमने एग्जाम हॉल में बैठोगे, बैठते ही फुर्र हो जाएगा तोतों की तरह, तोते से उड़ जाएंगे तुम्हारे। तो मेरे प्यारे भाइयों, चीजों को जितना हो समझो, और समझोगे तो लंबे समय तक याद रखोगे। यानी कि जब तुम उसको पक्ष मस्तिष्क में ले जाओगे तो वो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है? भैया बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ाओ तुम बस। लोकतंत्र की भैया मुख्य विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। जो लोकतंत्र है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं भैया? देखिए आ जाइए। पहली विशेषता, प्रतिनिधित्व का आधार लौकिक होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, आधार दैवी न होकर लौकिक होना। ये बात भी समझ सही है एकदम। ठीक है, आगे समझ लेते हैं दूसरे बिंदु को। दूसरा बिंदु है सार्वजनिक हितों का संरक्षक। यानी कि शासन की जितनी भी प्रणालियां हैं उसमें जनता के हितों का संरक्षण जो है वो होता है। इस शासन व्यवस्था में जनता में स्वयं अपने हितों को सरकार के संरक्षण दे देती है और सरकार उनकी रक्षा करती है। देखिए यहाँ पर सार्वजनिक हित जो है कैसे मायने रखता है। मान के चलो हमने किसी ऐसे व्यक्ति, मान के चलो हमने अपने ग्राम के प्रधान को चुना। जब हम अपने ग्राम को प्रधान को चुनते हैं तो चुनने के बाद में वो हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, हमारे लिए काम करेगा। जब हम उसको चुन रहे हैं तो हमारे लिए ही तो काम करेगा। तो ये वाली जो बात है वो भी एक लोकतंत्र की विशेषता है। हमने उसे चुना, हमारे लिए काम करेगा वो। ठीक है, ये ना समझें कि हम उसके लिए काम करेंगे। हम क्यों करेंगे भैया? अरे हमने तुम्हें तैयार किया बैठा के, हमने तुमको वोट दिया और हमने अपने वोट की ताकत तुम्हें दिखाई और तब तुम्हें बैठाला। तो इसका मतलब ये है कि हम तुम्हारी नौकरी करें, मतलब तुम्हारा जो है हम तुम्हारे नीचे काम करेंगे? नहीं करेंगे भैया, हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। उत्तरदायित्व की भावना। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार को जनता के हितों की सुरक्षा, उनकी उन्नति, सम्मति और कर्तव्य का पालन आवश्यक रूप से करना होता है। यदि वह ऐसा न करे तो जनता अपदस्थ किया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई, ये समझ लीजिए कि जब जनता को हमने चुना, सॉरी, हमने किसी शासक को चुना, किसी ऐसे प्रधान को या किसी आप समझिए मुखिया एक चुन लिया। चुनने के बाद में अगर वो हमारे अनुरूप कार्य नहीं करता, हम जो कह रहे हैं कि भैया इस तरीके से ये जो है ये गलत है, और वो नहीं मानना, हमारे प्रति जवाबदेही है, उत्तरदायी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे। चलो हटो, उतरो, उसको हटा देंगे गद्दी से। अरे भाई, तुम लोकतंत्र एक नियम कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा?
हट जाओगे तुम तो फिर। तो ये वाली बात भी हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखित संविधान, प्यारे भाई, लिखित संविधान की बात जब आती है तो संविधान का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक विशेषता ये है कि राज्य का संविधान लिखित होना चाहिए। अगर यद्यपि इंग्लैंड में संविधान के अलिखित होने पर भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली सफलतापूर्वक कर, परंतु यह एक अपवाद है। अब यहां पर हमारा जो संविधान है वो लिखित है। इंग्लैंड की बात इन्होंने की, इंग्लैंड में जो संविधान है वो लिखित नहीं है। तो भैया हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हमें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे यहाँ की शासन सत्ता कैसी है, हमारे यहाँ का नियम कानून कैसा है, हमें फर्क इस बात से है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार प्रश्न है, बेल्जियम की शासन व्यवस्था। भैया बेल्जियम की शासन व्यवस्था, ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। देखिए सबसे पहली बात, संविधान में इस बात का ध्यान रखना होता है, पहली पॉइंट, ठीक, पहली पॉइंट है संविधान में इस बात का ध्यान रखना होता है प्यारे भाई कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। विशेष कानून तब बन सकते हैं जब दोनों समूहों के संसदों का बहुमत एक पक्ष हो। इस स्थिति में किसी एक समुदाय के लोग एक पक्षीय निर्णय नहीं कर सकते। प्यारे भाई ये बेल्जियम के शासन की व्यवस्था का बात है, हमारे यहाँ का नहीं है। तो आप इतना जो है हाइपर ना हो कि भैया अरे क्या बात बोल रहे हो आप, ऐसी बात कैसे बोल दी तुमने। मैंने कि मैं जो बोल रहा हूँ भैया वो बेल्जियम की शासन व्यवस्था के ऊपर बोल रहा हूँ, जो डच और फ्रेंच की भाषा है उसके ऊपर। तो इसमें ये कहा गया है कि दोनों जो है उनके दोनों के जो मंत्री हैं, जब दोनों एक पक्ष में आएंगे तभी जो है निर्णय होंगे सही। ये नहीं है कि एक अपना अलग चल रहा है, एक जा रहा है सन में, एक जा रहा है वन में, तो ऐसे नहीं चलेगा, वो गलत होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, बस समझना है, समझाना है मुझे, बस इतना ही चाहता हूं मैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो प्रांतों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई, अर्थात राज्य सरकारें प्यारे भाई, राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। यहाँ पर ये नियम है इनका कि केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो दो प्रांतों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई हैं। अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार है केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि अलग अलग है, राज्य की अलग होगी, केंद्र की अलग होगी। समझ पा रहे हो? ये बेल्जियम की बात है, अपने यहाँ की नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं इसका खास तरीके से, जो भी है देख ही लेते हैं, क्या करें। चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट है भैया कि केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। लो एक और तीसरे स्तर की हमने हमारे यहाँ पे हमने दो सरकार देखी, एक तो देखी केंद्र की, एक देखी राज्य की। अब यहाँ पे देखो तीसरी सरकार भी बेल्जियम में है। क्या है भैया तीसरी सरकार? तीसरी सरकार भैया सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार है ये? सामुदायिक सरकार। इस सरकार को एक ही भाषा बोलने वाले चुनते हैं। सरकार संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर निर्णय करती है। बेल्जियम की सरकार के प्रारूप बहुत सफल रहा है। ये जो प्रारूप है बेल्जियम की सरकार का वो बहुत सफल है कि भैया एक तो जो है केंद्र की होगी, राज्य की होगी, अब ये नई सरकार सामुदायिक, ये समान रूप से सभी को देखती है सरकार, ये सबसे बेहतर सरकार है। हाँ तो प्यारे साथी यहां पर ये बात समझे आप। और यहां पर एक बात और है कि बेल्जियम के जो नेता हैं उनका ये मानना था कि विभिन्न समुदाय के क्षेत्रों की भावना जो है आदर करने पर ही देश की एकता और अखंडता बनाए रख सकती है। ये सही निर्णय है, मैं तो समझता हूं कि जब एकता और अखंडता हमें किसी देश की बनानी है और क्षेत्र की बनानी है, अलग अलग समुदाय की बनानी है, तो हमें सबका आदर करना है। तो भैया एक अलग सरकार लाओ ना उनके लिए। और यहाँ बेल्जियम इस एकता और अखंडता को बनाए रखने में सफल रहा। दूसरी ओर श्रीलंका बहुसंख्यक समुदाय और प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में सफल रहा। ये बात भी देखी गई। श्रीलंका का भी अपना अलग जो है निश्चय है। तो हम इतना ही समझेंगे अभी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघवाद क्या है भैया? संघवाद होता क्या है ये बता दूं। तो देखो संघवाद का सीधा सीधा मतलब है भैया, मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई राज संचालन की ऐसी प्रवृत्ति जिसके अंतर्गत संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना होती है, ठीक है, यही संघवाद है। समझ रहे हो? यानी कि इसकी जो विशेषता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो इसकी विशेषता भी बताऊंगा।
पहली बात जो संघवाद है वो संघवाद संवैधानिक राज्य संचालन की उस प्रवृत्ति का स्वरूप है या प्रारूप है जिसके अंतर्गत राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना होती है। मतलब जो राज्य जो है एक संघ की स्थापना करेगा तो वही संघवाद होगा संविदा के द्वारा। तो यही है, बस इतना ही है। इसकी विशेषताओं पर चर्चाएं करें तो देखो विशेषता पहले ही देखते सरकार के दो या अधिक स्तर। देखिए जब संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर सरकारें होती हैं, एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है, दूसरी राज्य की। जैसे आप देख पा रहे हो एक केंद्र की सरकार एक राज्य की सरकार। जैसे आप हम अपने यूपी के लिए देखें, यूपी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री कौन है अभी? योगी जी। ऐसे ही हम देखें केंद्र पर तो वहां पर मोदी जी हैं। तो इस तरीके से हर अलग अलग राज्य के अलग होते हैं और भारत जो एक पूरा कंट्री है उसके प्रधानमंत्री होते हैं एक। राष्ट्रपति भी आप समझ सकते हैं कौन है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। अगला देख लो, आगे देख लो, अगला देख लो, दोहरे उद्देश्य। दोहरे उद्देश्य संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य सन्निहित होते हैं। दोहरे उद्देश्य की बात हुई है। दूसरी चीज यहाँ पर नागरिक समूह एक पर अधिकार अलग अलग। नागरिक समूह तो एक है पर अधिकार अलग अलग, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। ये बात ठीक है। यहां पर देखिए यहां होता क्या, देखिए संघीय शासन व्यवस्था जो है उसमें जो सरकारें हैं वो अलग अलग जो है समूह पर शासन करती हैं, अलग अलग अधिकार क्षेत्र है इनका, ये बात कही गई। संविधान की सर्वोच्चता देखें तो संविधान की सर्वोच्चता कहती है कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में सरकारों के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र रूप से स्पष्ट जो है क्षेत्र स्पष्ट रूप से उल्लेखित होते हैं। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व एवं अधिकार की गारंटी या सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो संविधान जो है वो सरकार के हर अस्तित्व की गारंटी की सुरक्षा देता है, ठीक है। ये बात समझ चुके हो, है ना। तो यहाँ पर जो है जो अधिकार क्षेत्र हैं वो यहाँ पर भी उल्लेखित किए गए हैं, ठीक है। अधिकार क्षेत्र, संविधान को सर्वोच्चता दी गई है यहाँ पे। बस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि पहले यानी कि 1992 के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। कि 1992 के पहले 19 से बाद में जो शासन हुआ करता था उसमें अंतर क्या है, उस अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए करते हैं स्पष्ट। पहला क्वेश्चन पहला पॉइंट देख लेते हैं। जो है दो अंतर लिखे हैं हमने। पहला, 1992 ईस्वी से पहले स्थानीय शासन जो था पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के नियंत्रण में था 1992 से। लेकिन फिर क्या हुआ, स्थानीय शासन जो था नाम मात्र का था, परंतु अब स्थानीय शासन को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त है। पहले राज्य सरकार स्थानीय निकायों का चुनाव ठीक समय पर नियमित रूप से नहीं कराती थी। यानी कि जो राज्य सरकार का चुनाव होता था उसको ठीक तरीके से नहीं होता था, परंतु अब इन निकायों के चुनाव ठीक समय पर नियमित रूप से कराना राज्य सरकार के लिए जरूरी हो गया है। आप ये समझ लीजिए कि आज जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री का जब चुनाव होता है प्यारे भाइयों, तो ये समझ लीजिए कि टाइम पर होता है। ये नहीं है कि अपने मन की मर्जी आए तब करवाएंगे, नहीं, ऐसे कैसे भैया। ये एक उसका वक्त होगा ना, उस वक्त पर तय वक्त पर होगा। ये थोड़ी नहीं कि मन में आया तब करवा, नहीं। दूसरा कारण देखते हैं, 1992 से पहले स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं था, मगर अब इन निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों की आरक्षित कर दिया है। समझ गए? 1/3, समझे कुछ? तो यहाँ लगभग 30% कह सकते हैं हम, ठीक है, जो है आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है आज के समय में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 30% आरक्षण। अगला प्रश्न, अरे वाह गजब प्रश्न आ चुका है भैया। संघात्मक एकात्मक बोर्ड एग्जाम में इतनी बार पूछा गया, मैंने देखा क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है साथी। इस बात को ध्यान रखें आप सभी, ठीक है। क्लियर हो रही है ना बात, है ना। आगे बढ़ जाएं, चलिए। हाँ तो प्यारे साथी आ जाते हैं, संघात्मक और एकात्मक में अंतर बताना है। यानी कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है और जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो चलिए जान लेते हैं अंतर को खास तरीके से। देखिए यहां पर सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि संघात्मक शासन में दोहरी शासन व्यवस्था होती है, एक केंद्र स्तर पर दूसरी राज्य स्तर पर। अच्छा ये भी है, यानी कि एक केंद्र की सरकार एक राज्य की सरकार। मगर एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास होती हैं। समझ रहे हो ना, यानी कि जो केंद्र सरकार है वही देखती है सारी शक्तियों को। आज आप देखिए
अरे भैया आप मुझे ये बताओ, आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल सर जो होते हैं और जो मैनेजर होते हैं, तो मैनेजर के पास में जितना ज्यादा कंट्रोल है, उसके नीचे जो आते हैं वो प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल स्कूल का सारा काम संभालते हैं, उससे ऊपर जो है वो मैनेजर को रखा जाता है, क्योंकि वो पूरे मुखिया हैं। इसी तरीके से यहां पर आए संविधान तौर पर, ठीक है, संवैधानिक तौर पर। समझिए इस बात को, एकात्मक और संघात्मक दोनों चीजें समझिए। एकात्मक में क्या है, सारी शक्तियां जो है केंद्र के पास होती हैं। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों में बट जाती हैं। जैसे आप देखिए, अमेरिका और बेल्जियम, भारत में संघीय व्यवस्था है, भारत में 28 राज्य हैं, जबकि अमेरिका में राज्यों की संख्या 52 है। ब्रिटेन, श्रीलंका में एकात्मक सरकार है, ठीक, यानी कि यहां पर केंद्र का ही कब्जा है ब्रिटेन में और यहां पर, ठीक है। लेकिन अमेरिका और बेल्जियम में क्या है, संघात्मक है, ठीक है। समझ चुके हो बात को, यानी कि जहां पर संघात्मक यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था जो है वो राज्य में विभाजित होती है और केंद्र में बटी होती है, ठीक है। अपने यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, इसी तरीके से होता है। समझ गए। अगला देख लेते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित कठोर संविधान का होना जरूरी है, जैसा कि अमेरिका का संविधान, जबकि एकात्मक शासन के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। ब्रिटिश में अलिखित और लचीला संविधान है, ठीक है। तो संघात्मक को आप समझिए, अब मान के चलो संविधान है हमारा, ठीक है। अब संविधान में क्या होता है, एक संघात्मक शासन जब चलता है तो उसमें राज्य की अलग शक्तियां, केंद्र की अलग, तो दोनों अलग अलग होती है ना, तो फिर वो संविधान चाहिए होता है। ये नहीं है कि अगर मान के चलो एक जैसा है सब कुछ, मुख्यमंत्री है ही नहीं, तो फिर उसके लिए संविधान जो है इतना मजबूत की भी जरूरत नहीं होती है। समझ गए, बात समझ चुके हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा देख लो पॉइंट, संघात्मक शासन व्यवस्था दोहरी जो है प्यारे साथी, नागरिकता का प्रावधान है, परंतु संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी एकहरी नागरिकता, एकहरी संविधान, एकात्मक शासन में एकहरी नागरिकता, एकहरा संविधान होता है, ठीक है। इस तरीके से कहा गया है ये बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, किन्हीं दो प्रावधानों की बात की गई है, ठीक, किन्हीं दो प्रावधानों की बात की गई है। वीडियो बड़ी होगी मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन भाई पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, चीजें तो बड़ी होंगी। चलिए इस बात पर गौर नहीं करते। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्यारे साथी, जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है भैया कि जिस देश में किसी एक धर्म को महत्व ना दिया जाए, हर धर्म को समान भाव से देखा जाए, तो वही तो धर्मनिरपेक्षता है। समझ रहे हो, वही तो धर्मनिरपेक्षता है। देखो, राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं, तो यहां पर धर्मनिरपेक्ष जो है राष्ट्र होने के कारण इसका अपना निजी धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होना विधर्मी अथवा धर्म विरोधी राष्ट्र होना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश में अनेक अनेक जो है प्रकार के धर्म और पंथा का अस्तित्व होता है। भारत में किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, जैसा कि अनेक मुस्लिम देशों के इस्लाम को राज्य की धर्म। देखिए, हमारे देश में हर धर्म को नागरिकता दी गई है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश को सिर्फ एक ही जो है घोषित कर दिया हो। एक यहाँ पर ये बात समझिए कि यहाँ पर हमारा जो इस्लाम है, जैसे मान लीजिए इस्लाम है, मतलब मुस्लिम धर्म जो है, कई जगहों पर ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ इस्लाम धर्म की ही चलती है, ठीक है, तो वहां पर धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है, उसको राज्य की धर्म घोषित कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता, हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या, ये धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर किसी धर्म का पालन करने, अर्थात धर्म को परिवर्तित करने, धर्म के प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है। आप समझिए कि धर्म, देखो ऐसा है हमारे यहाँ देश में कि हमारा देश ये नहीं चाहता कि सिर्फ एक ही धर्म की यहाँ पूजा करें। यहाँ हमारे धर्म, यहाँ पर सबको अपनी धार्मिकता का अधिकार है, सब अपने अपनी जो है स्वतंत्रता है सबको, कि आप किसी भी धर्म को पूजिए, चाहे आप हिंदू धर्म को मानिए, चाहे आप इस्लाम धर्म को मानिए, चाहे आप बौद्ध धर्म को मानिए, चाहे आप किसी जैन धर्म को मानिए, किसी भी धर्म को मानिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी किए, आगे बढ़। धार्मिक हस्तक्षेप नहीं। धार्मिक हस्तक्षेप का मतलब नहीं है कि संभाव और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है, किसी राज्य की किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी प्रकार का भेदभाव अवैधानिक घोषित करता है, ठीक है। जो
जो भेदभाव होते हैं धर्म के नाम पर वो अवैध है। संविधान कहता है इस बात को। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन अगला आ गया भैया, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा, उसको बताओ। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर की भी राजनीति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति व समाज पर क्या, तो यहाँ पर जातियों का लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था जाति पहचान को प्रभावित करती है। प्रत्येक जाति स्वयं को तेज बनाता चाहती है। सब हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारी जाति तेज बन जाए। ये कारण है कि हीन समझे आने वाली नाती अपने समूह की हीन समझे जाने वाली जाति अपने समूह की अन्य जातियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करती है। कोई एक जाति सत्ता पर नियंत्रण नहीं कर सकती, इसलिए वह मोल तोल के द्वारा अन्य समुदायों को साथ लेने के लिए जोड़ तोड़ में संलग्न रहती है। आप समझिए, आज के समय में जो है भाई, प्यारे भाई, देखिए मैं समझा रहा हूँ और समझाने के लिए मुझे कहीं से भी उधार लेना पड़े मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझाने का काम कर रहा हूँ ना आपको। तो जैसे मान के चलिए कि जो आज के समय में होता है जाति समीकरण जो सेट किया जाता है कि भैया हमें जो है इस जाति का वोट ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर पॉपुलेशन इस जाति की ज्यादा है, ठीक, तो यहाँ से ज्यादा वोट मिलेगा। तो उसी हिसाब से जो लोग हैं अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, समझ रहे हो। तो जाति एक समीकरण बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है जाति प्रथा का राजनीति समाज पर प्रभाव पड़ता है, बहुत बेहतर प्रभाव पड़ता है, ठीक, बहुत शानदार प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ तोड़ चलती है। राजनीति में जाति के अंदर अगड़ा पिछड़ा जैसी अवधारणा उत्पन्न हो सकती है। सभी दल कभी जाति को कभी समुदाय के नाम पर अपना हित साधते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि राजनीतिक दल नेता जाति विशेष पक्ष में सहूलियत की बातें करके वोट बैंक साधते हैं, समझ रहे हो, जो कि गलत है, ठीक। देखिए, जाति के नाम पर वोट बैंक साधना भी गलत माना गया है। यहाँ पर धर्म के नाम पर भी वोट बैंक साधना भी गलत है। इससे समाज में जाति प्रथा समाप्त होने के स्थान पर इसको बढ़ावा ही मिलेगा, अन्य जातियों के बीच तनाव बढ़ेगा। राजनीति से अलग गैर राजनीतिक संगठन, समझिए, गैर राजनीतिक जो संगठन है वो जो है भेदभाव समाप्त करने, सामान्य जीवन जीने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जो है रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक, रोजगार की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, सम्मानजनक जीवन की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कई तरीके के जो है शासन सत्ता चलाने वाले लोग हैं। साथ ही वे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं। केवल जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगी। इससे भ्रष्टाचार, गरीबी जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हटता है, समझ रहे हो। यहाँ पर जो है जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है गरीबी और इन जैसे मुद्दों पर ध्यान हट जाता है जब जाति समीकरण सेट किया जाता है, तो समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हानियां क्या हैं इस जाति के आधार पर होने वाले जितने भी निर्वाचन हैं, उससे हानि क्या, तो हानि बता देता हूँ दो आपको। उत्तर है इस प्रश्न का, जाति पर आधारित निर्वाचन होने में निम्नलिखित हानियां हैं। जैसे जाति के आधार पर निर्वाचन होने पर जाति के आधार पर ही राजनीतिक दल प्रत्याशी को टिकट देते हैं। मतदाता भी जाति के आधार पर ही उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कोई मतदाता होगा वोट डालने वाला, तो वहाँ पर जो जाति समीकरण सेट होगा, जहाँ पर लोग जाति के ज़्यादा होंगे वहाँ पर वो उम्मीदवार उसी का उतारेंगे। तो लोग भी ये अपना सोचते हैं कि नहीं, हम तो अपनी जाति के लोग के जो है ये हमारे समाज का व्यक्ति है तो हम इसको ही वोट देंगे। तो ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है लोकतंत्र पर। इस प्रकार निर्वाचन में चुनाव में हिस्सा भी उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। खत्म हो गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सांप्रदायिक की अवधारणा को देखिए। सांप्रदायिकता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता समाज की वह स्थिति है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूह अन्य समूह पर श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। किसी एक धार्मिक समूह की सत्ता वर्चस्व अन्य समूहों की उपेक्षा आधारित राजनीति सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है, ठीक। देखिए, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कुल मिला के जो धार्मिक समूह की सत्ता का वर्चस्व है वो आधारित राजनीति जो है उस पर सांप्रदायिकता का राजनीति कहलाई जा सकती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। सांप्रदायिकता का मतलब यही है, ठीक। यहाँ पर जैसे मान के चलो कोई अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो यहाँ पर जो है धर्म के नाम पर जो है चीजें होती है ना, तो वो सांप्रदायिकता के तौर पर ही देखी जाती है। राजनीति में सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति बताओ। सांप्रदायिकता तब विकराल रूप धारण कर लेती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्ट
के दावे का पोषण करने लगती है। ऐसी स्थिति में दूसरे धर्म अवलंबियों के विरुद्ध बगावत होने लगती है। सांप्रदायिक राजनीति के मूल में यह धारणा होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस धारणा के अनुसार एक विशेष धर्म की आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके हित के समान होते हैं। इस समुदाय के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन के लिए महत्व नहीं रखते। इस साथ ही इनका यह भी मानना होता है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे समाज समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते, ना ही धर्म के लोगों की सोच में कोई समानता होती है। और राजनीति में जो सांप्रदायिकता है उसके रूप भी हो सकते हैं बहुत सारे। दैनिक जीवन में पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में पहले से बनी धारणाओं और अपने धर्म को मानने की अभिव्यक्ति संप्रदाय की झलक दिखती है। सांप्रदायिकता अपने समुदाय को ही राजनीति में उच्च स्थान पर स्थापित करता है, और जो है बहुसंख्यक समुदाय के लोग उस प्रयास में बहुसंख्यकवाद को जन्म देते हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय राजनीति की इकाई बनने में प्रयासरत हो जाता है। प्यारे साथी, होता क्या, देखो सांप्रदायिकता मतलब सीधा सीधा ये कि अपने जो, जैसे मान के चलो कोई भी एक पार्टी है या कोई भी है, ठीक है, कोई व्यक्ति, तो मान के चलो वो अपने एक धर्म को जो है महत्वता दे रहा है, सिर्फ मान के चलो वो बहुसंख्यक है, वो ज्यादा मात्रा में, उसकी संख्या ज्यादा है, तो बहुसंख्यकवाद को जन्म मिल जाता है ना। फिर अगर हम अपने एक ही जो है धर्म को बढ़ावा देते रहें या एक ही चीज को जो है ज्यादा इस्तेमाल में लेते रहे, तो उसके भाई बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो, ऐसे समझो। तो बहुसंख्यकवाद जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अल्पसंख्यक जो है उसको जो है वो हर चीज के लिए प्रयासरत रह जाता है, बेचारे को, बेचारा सोचता है कि हम कब कब हो पाएंगे, कब, तो वो इस लायक हो नहीं पाता। समझ रहे हो, इस बात को भी समझो आप। आगे बढ़ते हैं। भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर निर्भर करता है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। भारत में कभी कभी जो चुनाव है वो जाति पर आता है, कभी कभी नहीं भैया, हर वक्त यही चल रहा है, ये तो समझो। ये प्रश्न भी है, ठीक है, सही है। इससे स्थिति से छुटकारा पाने के सुझाव बताओ। चलो बताते हैं, क्या है क्वेश्चन का उत्तर। देखिए, प्रश्न का उत्तर है, भारत में कभी कभी चुनाव जातियों के आधार पर इसके कारण है कि भैया सदियों से राजनीति जाति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो आप जानते हो कि जाति के नाम पर चलता है खेल सब। ठीक, भारतीय जन राजनीति के परिप्रेक्ष्य के देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों ने जाति को एक मुद्दा बनाकर अपने हित साधे हैं। ठीक है, ये हर जगह हो रहा है कि जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब अपना अपना कर रही हैं, जाति को अपना एक मुद्दा बना रही हैं। राजनीतिक जितनी भी पार्टी है वो सब कुछ जाति को मुद्दा बना रहे हैं भैया, ठीक है, और उस हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति जब चुनाव के लिए प्रत्याशी का नाम निर्धारित करते हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब लगा लेते हैं पहले, कि अरे हाँ, अरे यहाँ जगह पे जो है इस समाज के लोग ज्यादा हैं, कि इस समाज के लोग ज्यादा हैं, तो अपना वो देख लेते हैं कि इस जाति के लोग ज्यादा हैं, चलो इसको खड़ा कर देते हैं यहाँ से, ये जीत जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक चलता है होड़। राजनीतिक दल प्रत्याशी समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिवाद भावनाओं को उधेलते करते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और व्यक्ति एक वोट को व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया और राजनीतिक समर्थन पाने के लिए ये बातें कही गई हैं। ठीक है, इतना ही काफी है। आप, मैं जो बात बोल रहा हूँ, जो समीकरण सेट किया जाता है जाति का, वो यहीं से है। छुटकारा पाने के सुझाव क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जाति प्रधान राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आरक्षण जैसे प्रावधानों को जातिगत राजनीति का मुद्दा बनाने से रोकना चाहिए। जो आरक्षण का जो बना लेते हैं मुद्दा, जो बना लेते हैं, र, र, ठीक है, कि हम जो है आरक्षण खत्म करेंगे, कि ये करेंगे, तो ये जो है ये भी गलत है ना, समझ रहे हो। तो ये भी राजनीति का मुद्दा बनाने से इसको भी रोकना चाहिए। समझ पा रहे हो ना बात को। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, सरकार द्वारा जातीय तुष्टिकरण नहीं अपनाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां जातिवाद उपवाद को टिकट देने से बचें। पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने के गंभीर प्रयास होने चाहिए, ताकि उसकी पिछड़ी दशा नाम पर उनके वोट बटोरने के प्रयास न किए जाए। ठीक है, ये बात भी सही है ना। जो पिछड़ी दशा के लोग हैं उनके नाम पर वोट बटोरने के जो प्रयास किए जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए हमें उसी हिसाब से जो है आने नहीं देना चाहिए। ठीक है, गंभीर प्रयास से रोकना चाहिए। और एक बात और है, मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे मान के चलो, हमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमें अपनी जाति को नहीं देखना चाहिए कि किस जाति का जो है उम्मीदवार हमारे यहाँ से लड़ रहा है। हमें ये देखना चाहिए, हमारे लिए ये सर्वोपरि है कि भैया जो व्यक्ति लड़ रहा है चुनाव, क्या वो क्वालिफाई है, क्या उसने आज तक कुछ पढ़ाई लिखाई की है, या फिर वैसा ही आ गया उठ के कहीं से। तो ये चीज हमारे लिए देखना जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो हमारा विकास कैसे करेगा। वो अपना पेट भरेगा पहले, वो व्यक्ति जो है अपना पेट भरेगा, हमारा विकास तो कर ही नहीं सकता ना वो। इस बात को समझो। ठीक, लेकिन आज के समय में क्या है कि सिर्फ एक ही जाति है भैया, अरे ये तो हमारी जाति का आ गया, हम तो इसी को वोट देंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, ये देखो सवाल कितना बेहतर है। भारत में 20 में आया ये, ठीक है।
भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, इस कथन से सहमत हैं? तो बताइए क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो हम कहेंगे जो कहेंगे, चलिए देख लेते हैं क्या कहना है। हम इस कथन से सहमत है कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति इस प्रकार से। देखिए राजनीति में जाति कैसे है, पहले हम सबके लिए समझना ये जरूरी होगा, राजनीति में जाति होती कैसे। देखिए राजनीति में जाति विभिन्न रूपों से दिखाई देती है। राजनीतिक दल जो है भैया, समझ पा रहे हो, राजनीतिक दल जो है वो क्या है, वो क्या करते हैं भैया, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं भैया कि जो चुनाव है, उम्मीदवार चुनाव के लिए चुनते समय चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं के जातियों के अनुसार ही टिकट वितरण करते हैं। समझ पा रहे हो? चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आउट हो गया, चलिए देख लेते हैं आगे। तो राजनीति में जाति है भाई, वो बहुत सारे रूपों में दिखाई देती है, और उसके साथ साथ चुनाव के उम्मीदवार चुनते समय क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों के अनुसार ही टिकट वितरण किया जाता है। सरकार के गठन के समय जातियां सामुदायिक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। कुछ राजनीतिक दल उम्मीदवार धार्मिक मुद्दों को उठाकर लोगों का समर्थन सहानुभूति पाने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ विशेष जातियों के जो है आधार पर जो है वोट ले लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास वोट की शक्ति है, सार्वभौमिक मताधिकार के सभी को समान स्तर लाकर खड़ा कर दिया है। राजनीतिक दल राजनीतिक समर्थन पाने के लिए लोगों के गोलबंद करके एवं सक्रिय हो जाते हैं, ये समझिए। अब जाति के अंदर राजनीति कैसे है, मैंने आपको बता दिया कि राजनीति में जाति कैसे चलती है। वही अपना मुद्दा बना लेते हैं जाति का एक, ठीक है, एक अपना मुद्दा बना के तैयार कर लेते हैं जाति के नाम पर। अब जाति में राजनीति कैसे है, जाति के अंदर देखिए, राजनीति में जाति महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर भी राजनीति महत्वपूर्ण है। राजनीति जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था जाति पहचान को प्रभावित करती है। जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यही कारण है कि हीन समझी जाने वाली जाति अपने समूह की अन्य जातियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करती है। कोई एक जाति सत्ता पर नहीं कर सकती, इसलिए वह मोल मोल के द्वारा समुदाय के साथ जोड़ तोड़ चलती रहती है। ठीक है, कि हम वो उसके वोट काटता है, वो इधर से काटता है, तो ये चलता रहता है। गठबंधन सरकार आ चुकी है। गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं, जब अनेक दल सत्ता की प्रतिस्पर्धा में दो दल एक से, देखिए होता क्या, इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको बिना पढ़े। देखिए गठबंधन का मतलब ये है कि जब दो दल आपस में मिल जाते हैं और अपनी एक जैसे मान के चलो कोई सरकार है, उसने अपनी जो है बना ली सरकार, ठीक है। सरकार कैसे बनाई, गठबंधन से। गठबंधन से कैसे बनाई होगी, मान के चलो इधर से दो लोग आ गए, इधर से ही दो लोग आ गए, तो वो बहुदलीय बन गया। तो बहुत सारे दल जो है उसमें मिल जाते हैं, मिलने के बाद में जो एक गठ बन जाता है, वही गठबंधन के तौर पर देखा जाता है। समझ पा रहे हो? तो कई सारे लोग जब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जब मिल जाते हैं तो एक गठ बना लेते हैं, तो वही जो है गठबंधन के तौर पर देखा जाता है। समझ गए? इस प्रकार बनी गठबंधन सरकार कहा जाता है। बहुदलीय व्यवस्था में जो है दल गठबंधन बनाकर सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र होती है। भारत में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत सारी बार जो है सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार जो है सरकार का गठन किया है। जाति जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। तो हर व्यक्ति करता है गठबंधन, तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 4 कार्य कौन से हैं, देख लेते हैं। राजनीतिक दल के कार्य, आ जाओ भैया। राजनीतिक दलों के कार्य, देखिए सबसे पहला काम है चुनाव लड़ना। देखो चुनाव तो लड़ते ही हैं सब, ठीक। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य समर्थक करते हैं। वहीं भारत में दल नेताओं की उम्मीदवार चुनते हैं, नेता ही चुनते हैं यहाँ पर, ठीक है। भारतीय दल में नेता ही उम्मीदवार चुन लेते हैं। नीतियों और कार्यक्रम को जो है ध्यान में रखते हुए उसके सक्षम रखना कैसे जरूरी है, वो उसके बारे में कहा गया है कि राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों कार्यक्रमों को मतदानों दाताओं के समक्ष रखते हैं तथा मतदाता अपनी पसंद का नीतियां कार्यक्रम चुनते हैं। लोकतंत्र में समान या एक जैसे विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा प्रदान की जा सके। राजनीतिक दल यही कार्य करते हैं, वे विभिन्न प्रकार के विचारों को एक कुछ बुनियादी राय के समेट लाते हैं, ठीक है, समेट लाते हैं और जिसका वे समर्थन करते हैं। सरकार प्रशासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। ध्यान रखें इस बात को। कानून निर्माण में क्या भूमिका है, कानून का निर्माण भी तो यही करते हैं। राजनीतिक दल कानून निर्माण में बहुत ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुल मिला के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब जो है जो करते हैं यही काम, कानून बनाने का काम। औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका के
में पास करवाना होता है, लेकिन विधायिका के अधिकांश सदस्य न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। इस कार्ड में अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। देखिए, सरकार का जो निर्माण है वो संचालन वो भी दल ही करते हैं। राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करते हैं, उनका संचालन करते हैं। राजनीतिक दल उनका गठबंधन विधायिका में बहुमत प्राप्त करता है, वह सरकार बनाता है, अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार को चलाता भी है। तो ये सब उसी की नीतियाँ होती हैं, समझ गए, सरकार चलाने की। आगे बढ़ जाते हैं, राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है। राजनीतिक दल की जो पहचान है, परिभाषा है, वो क्या है, कैसे कहेंगे कि ये राजनीतिक दल ही है। चलो आ जाओ, चलते हैं इस पर भी। प्यारे साथी, मैं समझता हूँ कि क्लास लंबी है, लंबी तो है जब तो महामैराथन है ये। महामैराथन का मतलब ही क्या हुआ फिर? अरे जब क्लास लंबी ना हो तो महामैराथन किस बात की। राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में इन दलों का क्या महत्व। राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, देखिए आ जाइए समझ लिए। कई तरीकों से पूछा गया, इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। राजनीतिक दल जो है एक ऐसा संगठन है जो सामान्य विचारधारा, सिद्धांत, जिनका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों द्वारा सत्ता प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जैसे लीकॉक के शब्दों में कहा गया है कि भैया राजनीतिक दल जो है वो संगठित राजनीति के उस समूह को कहते हैं जो संगठित रूप से राजनीतिक इकाइयों के रूप में काम करता है। उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। तो राजनीतिक दल जितने भी होते हैं भैया, वो सब मतदान के आधार पर अपनी पार्टी को जो है जिताना चाहते हैं, जीत के शासन करना चाहते हैं, बस यही है। चलिए इतना ही काफी है, इसको नहीं पढ़ते, हमारे लिए इतना ही काफी है, ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे, इतना ही काफी है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए राजनीतिक दलों का जो महत्व है वो समझ लो। पहली बात देखिए, जो स्वस्थ और लोकतंत्र का निर्माण जो करता है वो राजनीतिक दल ही करता है। निर्वाचन का संचालन जो करता है वो भी राजनीतिक दल करता है। सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है वो भी राजनीतिक दल करता है। मतों और सिद्धांतों का जो प्रचार करता है वो भी यही करता है। सरकार का निर्माण और संचालन करता है तो भी यही करता है। तो ध्यान रखना, ये पेपर में अगर आए, ध्यान रखना, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसमें शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, 2 नंबर के भी आएंगे, 3 नंबर के भी आएंगे, 6 नंबर के भी आएंगे। ध्यान रखना, छोड़ना नहीं कुछ भी। पेपर में आए तुरंत खटका देना, ठीक, तुरंत मामला एकदम जमा देना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हटेगा नहीं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, एक भी। इस बात को तो आप ध्यान में रखो बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आई है पेपर में, ठीक, पूछा गया है, बता देते हैं कुछ इनके बारे में जानकारी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक नए दल की स्थापना हुई। भारतीय जनता ने अपने दलीय राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया, प्रांतीय, क्षेत्रीय, जातीय हितों को राष्ट्रीय हितों के सम्मुख गौड़ माना। यह दल प्रजातंत्र, नागरिक मौलिकों के अधिकारों के लिए सदैव कटिबद्ध रहा और उसके साथ साथ यह दल धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाने के जोर देता रहा। इस दल की नीति अंतर्गत अल्पसंख्यकों का हित पूरा ध्यान रखा गया, उनके जीवन संपत्ति को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी कही गई। यानी कि जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको पूरा हित में काम किया इन्होंने। इस दल ने गांधीवादी समाज के लक्ष्य को अपनाया। कुल मिला के गांधी जी के विचारों पर इसने चलना सीखा, इस दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी पद्धति, न्याय की पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। नागरिकों को चहुमुखी विकास के लिए जो है अपेक्षित स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएंगी। समाजवाद के लक्ष्य को अपनाते हुए दल अहिंसात्मक साधनों को अपने पर जोर देता रहा, ये भी बात देखी गई। इस दल के नेताओं का कहना है कि निर्धनता व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। ऐसा सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर बल दिया जाना चाहिए जिससे जीवन कुछ मानकों और मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित हो। यहाँ पर देखिए इनके जो लोकसभा में सीटें आई, राज्यसभा में वो दी गई हैं, ठीक है। आप खुद से इनको पढ़ लेना, मैंने जो इंपॉर्टेंट समझा वो मैंने आपको बता दिया। और इतना ही अगर आप पेपर में लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा अगर आए तो। आपको जरूरी नहीं है कि सीटें कब कितनी आई, उनसे मतलब नहीं, लेकिन आप इसको खुद पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो को रोक के, ठीक है, रोकने के बाद में आप इसको खुद पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहो तो लो, ठीक, पढ़ लेना। जो 12वीं लोकसभा में चुनाव में जो भाजपा को 179 स्थान पर, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, मैं इसको नहीं पढ़ता, आगे बढ़ जाते। अब आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में।
वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में था, ये कांग्रेस पार्टी के लिए। अतीत में कांग्रेस का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल रहा है। इस दल की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इस दल ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि जब आज़ादी का वक्त था, जब हम आज़ाद नहीं होते, अंग्रेजों ने हमें जकड़ लिया था गुलामी से, तो प्यारे साथी बहुत अहम योगदान इस पार्टी का रहा। सफलता जो है देश को आज़ाद कराने में इसका बहुत योगदान रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कांग्रेस राजनीतिक दल बन गया, अपना नया संविधान बनाया, मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में पारित किया। इस संविधान के अनुसार कांग्रेस का लक्ष्य भारत की जनता का कल्याण, उन्नति का जो है शांतिपूर्ण ढंग से करना था। एक ऐसे सहायक मूलक राज्य की स्थापना करना था जिसका आधार राजनीतिक अर्थात आर्थिक सामाजिक अधिकारों की समानता, सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना, विश्व शांति बंधुत्व की स्थापना करना था। कांग्रेस के जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी में एक लंबे समय तक शासनकाल में बनी रही। 5वीं लोकसभा में 1971 में जो है समाजवादी नीतियों को अपनाया, गरीबी हटाओ बेरोजगारी दूर करो भी अपनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीविपर्स उन्मूलन भी, भूमिहीनों को भूमि दी गई। ठीक है, तो कई सारे काम, बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। आप इन सब को देख लेना, पढ़ लेना। यहाँ पर भी सीटें आ चुकी हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने समाजवाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, रोजगार मिश्रित अर्थव्यवस्था, शिक्षा सुधार, महंगाई रोकना, विश्व शांति, बहुत सारे कार्य किए। लक्ष्यों की बहुत सारे लक्ष्यों की घोषणा की। और इनका जो चुनाव चिन्ह था वो हाथ का पंजा था। ठीक है, समझ गए हो? ये इनकी पढ़ लेना, सीटें जितनी भी आई हैं आप। ठीक है, ठीक है प्यारे साथी, आप पूरा देख लेना इसको। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता मैं, प्रश्नों पर चर्चाएं करना चाहता हूं, जो प्रश्न बनना है। ठीक, समझ पा रहे हो मेरी बात को? आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी किए। राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां होती है, चुनौती समझो आप। चले आ जाइए, चुनौती समझिए राजनीतिक दलों के सामने। पहली चुनौती देखिए, गलतियों के लिए राजनीतिक दलों पर दोषारोपण होता है, दोष लगता है। ठीक है, जब गलतियां करते हैं राजनीतिक दल तो दोष लगता है। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता का पूर्ण विश्वास राजनीतिक दलों पर होता है। वो विश्वास करती है जनता कि भाई ये दल जो है हमारे लिए अच्छा करता है, हम इसको जिताएंगे। तो राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। अतः शासन की गलतियों के कारण जनता को जो कठिनाई होती है उसका दोषारोपण जनता जो राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर किया जाता है। मान के चलो जनता को कोई कठिनाई हो रही है उनकी वजह से, गलतियों से, तो उनके ऊपर फिर दोष लगाया जाएगा ना उनके ऊपर। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यद्यपि राजनीतिक दल लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो परंतु उसमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव देखने को मिलता है। तीसरी बात, असाधारण सदस्यों की अपेक्षा। यह भी देखा गया है कि दलों में साधारण सदस्यों की अपेक्षा की जाती है, उसे दल की नीतियों के निर्माण में सहभागिता प्रदान नहीं की जाती, वह दल के कार्यक्रमों के बारे में अनभिज्ञ बना रहता है। ठीक है, उसे इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। नीतियों का विरोध करते हैं, उन्हें दल की प्राथमिक सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है। जिनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है दलों को, उनको जो है, जो साधारण सदस्य हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं जान पाते। धन की महत्वता क्या है? वर्तमान में राजनीतिक दलों में भी धन की महत्वता बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो है राजनीतिक दल जो है अपने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और देखो, हर दल जो है ना वो अपने प्रत्याशियों को पैसा देता है, पैसा खर्च करता है। चुनाव में जब वोट मांगने जाते हैं तो उनके साथ जो है दल एकदम मजबूती से खड़ा होता है कि भैया हम जीतेंगे, विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, पैसा खर्च करके चल चंदों के माध्यम से धन का संग्रह करते हैं और विश्व में जो है लोकतंत्र में जो है राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनी बढ़ती भूमिका के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। सार्थक विकल्प और यहाँ पर राजनीति का अपराधीकरण। देखिए, राजनीतिक अपराधीकरण, वर्तमान में राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है। राजनीतिक दलों के समक्ष उनके अपराधी तत्वों की भारी घुसपैठ प्रभाव है। राजनीतिक दल चुनावों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सहायता लेते हैं। दल उन्हें अपनी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार भी बनने में संकोच नहीं करते। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी सहायता कौन लेता है? वो राजनीतिक दल हैं, वो चुनावों में लेते हैं। समझ रहे हो यहाँ पर ये बात? और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो सम्मुख है वो अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौतियां विद्यमान हैं। ठीक, इस बात को भी मैं बता देता हूँ, सार्थक विकल्प का अभाव कैसे है। राजनीतिक दलों के समक्ष भारत महत्वपूर्ण चुनाव राजनीतिक दलों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दलों का नीतियों कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण अंतर हो। वर्तमान विश्व के दलों के विभिन्न दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और प्रवृत्तियां संपूर्ण विश्व में दिखाई देती हैं। ये बात सही है। ठीक, समझ पाए बात को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, ये बात समझ गया कि हर पार्टी जो है वो सब ये चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार जीते और वो खर्च भी करते हैं उस पर खूब दबा के और जिताने के लिए। ठीक है, यही चीज़ है।
आगे बढ़ते हैं, यही प्रश्न में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया उत्तरदायी शासन क्या है, विशेषता बताओ। तो पहली विशेषता देखो, पहली विशेषता इस प्रकार देखिए, उत्तरदायी शासन निश्चित समय अंतराल निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा सरकार का गठन कर सरकार चलाना उत्तरदायी शासन है। पहली विशेषता है उत्तरदायी शासन का गठन जनता स्वयं करती है, पहली बात। दूसरी बात, उत्तरदायी शासन में एक वैध सरकार होती है। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला प्रश्न देख लो, उत्तरदायी जिम्मेदार वैध सरकार का गठन, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी और जिम्मेदार वैध सरकार का गठन करता है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं, गठन कैसे करता है। देखिए, जिम्मेदार वैध और लोकतंत्र में उत्तरदायी। देखिए पहली बात, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी जवाबदेही होती है। सरकार का गठन मतदाताओं के मतों के आधार पर, यानी कि जब हम वोट देते हैं किसी को तभी तो वो जीतता है, तभी हमारे लिए शासन करता है वो, हमारे लिए। ठीक है, हमारे कामों को करने के लिए नागरिकों अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तब उनको यह अधिकार प्राप्त होता है कि शासन काल में उनकी कार्यकलापें नीतियों के संबंध में पूछताछ कर सकते हैं। लोकतंत्र में सरकार वैध होती है क्योंकि सरकार का गठन मतदान द्वारा होता है। जनता किसी भी राजनीतिक दल की नीतियों कार्यक्रमों को संतुष्ट है, उसे अपना मत प्रदान करती है, अतः लोकतंत्र में सरकार नागरिकों की निष्ठा का विश्वास जीत लेती है। जो लोकतंत्र सरकार है वो नागरिकों की निष्ठा और विश्वास को जीत लेती है, ये बात भी यहाँ कही गई है। अनेक देशों में ऐसे तरीकों को अपनाया जा रहा है जहाँ निर्णायक निर्णय लेने की सहभागिता रखते हैं, क्योंकि सरकार के निर्णय सभी नागरिकों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र का मौलिक परिणाम यह होता है कि ऐसी सरकार नागरिकों को प्रदान करती है जो अंततः नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो। देखिए, ये चीज भी देखी गई है कि मान के चलो कोई व्यक्ति अगर सरकार से खुश नहीं है तो वो अपने हिसाब से जो है न्यायपालिका में जाकर उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है उस विषय पर। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? तो ये भी जो है नागरिकों को प्रभावित करता है। मौलिक परिणामों को यह जो है मौलिक परिणाम भी हमें ये दर्शाते हैं। दूसरी चीज, जो लोकतंत्र में जिम्मेदार सरकार होती है अपने देश के नागरिकों को, मतदाताओं को निर्वाचन मंडल के प्रति जिम्मेदार होती है, अपने नागरिकों की राय, आवश्यकताओं, जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहती है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ है कि भैया इसकी चार प्रमुख, देखिए लोकतंत्र क्या है पहले अब मैं आपको बता देता हूँ। लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र जो है वो जनता के, लोकतंत्र अब्राहम लिंकन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता, यानी कि जो हम जिसको चुनते हैं वो हमारे लिए शासन करता है। हम जब उसको चुनते हैं तब वो हमारे लिए शासन करता है। ठीक है, तो हमने चुना तभी तो शासन कर रहा है। मान के चलो हम नहीं चुनेंगे तो क्या है, वो कुछ नहीं है, फिर वो आम आदमी है हमारी तरह। ठीक है, हमने चुना है तब वो वहां पे जाके बैठा है, अगर हम नहीं चुनते तो नहीं। समझ रहे हो? इस बात को भी समझो। लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं को बनाए रखता है, उनकी उचित सम्मान भी प्रदान करता है। लोकतंत्र सहमति का शासन है। लोकतंत्र में जनता यह अनुभव करती है कि वो स्वयं अपने ऊपर शासन कर रही है। लोकतंत्र में नागरिक सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करते हैं। दूसरी चीज, लोकतंत्र में कानून जन इच्छाओं, आकांक्षाओं का प्रतिरोध है। कानून जनता की इच्छाओं के अनुरूप बनाए जाते हैं। यदि सरकार जन विरोधी कानून का निर्माण करती है तो जनता ऐसे कानून को विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे मान के चलो सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, हम विरोध कर रहे हैं उसका, तो हमारा वो अधिकार है, हम उसका विरोध कर सकते हैं पूरी तरीके से ऐसे कानूनों का। समझ रहे हो? ठीक समझ गए बात को? तो यहाँ पर जो है हमें अपनी इच्छाएं जो है, जन इच्छाएं अगर नहीं है, वो जन इच्छाओं के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, बना पा रहे नियम कानून, हमारे विरोध बना रहे, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, संविधान अधिकार देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले और आखिरी पॉइंट को। लोकतंत्र नैतिकता आदर्श पर बल देता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करती है। विश्व शांति, मानवता, प्रेम के मार्ग को प्रशस्त करता है। लोकतंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। समझ गए होंगे? चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ प्रश्न और रह गए हैं। 2 ही प्रश्न हैं प्यारे भाई, बहुत खुशी की बात है। महा मैराथन क्लास समाप्त होने वाली है कुछ ही पलों में। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं इसको भी। लोकतंत्र सभी सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता, बताओ। अधिकतर लोग मानते हैं कि किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र सबसे अच्छा है। लोकतंत्र शक्ति कार्य प्रणाली से संतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या कम है। वस्तुतः लोग सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से लोग पसंद नहीं करते। वर्तमान समय में विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। ऐसे देशों का अपना औपचारिक संविधान है।
और राजनीतिक दल हैं, चुनाव भी होते हैं, ये सब काम होते हैं, हमारे यहाँ होता है, हर जगह होता है। ये देश अपने नागरिकों को अधिकार भी देते हैं। लोकतंत्र में तत्व सभी देशों के समान है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, संस्कृतियों के मामले ये देश एक दूसरे के बहुत अलग है। सबका प्रभाव इनके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर पड़ता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह आवश्यक नहीं है कि कहीं कोई तत्व उपलब्धि का कारक बने, लेकिन दूसरे देश में वहीं वैसा ही दिखे, क्योंकि वह प्रत्येक देश की स्थिति अलग अलग होती है। यह जरूरी है कि संबंधित तत्व सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान रूप से विद्यमान होता है और उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता देगा। कुछ लोग लोकतंत्र से यह अपेक्षा कर लेते हैं कि सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समाधान करने में सहायक है, लेकिन ये समस्याएं दूर नहीं होती, वे लोकतांत्रिक प्रणाली में कमियां निकालने लगते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र के परिणामों को जानने से पहले समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र कुछ चीज़ों को प्राप्त करने का कारण तो बन सकता है, लेकिन यह समझ लें कि लोकतंत्र हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने का उपकरण है। हो सकता है हमें अपेक्षित उत्तर ना प्राप्त हो, समझे बात को। तो लोकतंत्र जो है वो हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों में जो है अपनी अधिकारों को जानने समझने का भी अधिकार देता है। हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कौन हमारे हित का कार्य करता है, ठीक, कौन हमारी उपलब्धियों की बात करता है और किस देश में ऐसा होता है, किस देश में ऐसा नहीं होता। समझ पा रहे हो बात को? चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्यारे साथी, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाने दूंगा यहाँ से, इस बात की गारंटी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था में बेहतर है, इन कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलो कर देते हैं इसको भी थोड़ा सा। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं में बेहतर है। किसी भी समाज में लोगों के हित विचारों में अंतर होते हैं। देखिए, हर व्यक्ति जो है उसके विचार हित अलग अलग होते हैं। अधिक सामाजिक विविधता, इस तरह का अंतर ज़्यादा होता है। भारत में विभिन्न भाषा, क्षेत्र, जाति के लोग, धर्म के लोग होते हैं। रहन सहन में भी अंतर होता है। समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। हिंदुओं का कुछ अलग नीति है, मुस्लिमों की कुछ अलग नीति है और सिख लोगों की कुछ अलग नीतियाँ हैं। धर्म उनका अलग है, जातियाँ भी उनमें अलग अलग, तो इस तरीके से अलग अलग होता है। इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है लोकतांत्रिक सरकार। विभिन्न समूह के बीच सामंजस्य कराती है। ठीक है, लोकतंत्री सबको अपने अपने अधिकारों को देता है कि तुम्हें इस तरीके से अपने कार्यों को करना है, तुम्हें इस तरीके से करना है। ठीक है, समझ गए। और सबको अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं लोकतंत्र के साथ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक अधिकार सम्मान में वृद्धि भी होती है। लोकतंत्र में शासकीय व्यवस्था की तुलना में नागरिक की स्थिति अच्छी होती है। लोकतांत्रिक राजनीति समानता के सिद्धांत पर आधारित है और यह सबसे गरीब, अनपढ़ को भी दर्जा प्राप्त है। जो अमीर पढ़े लिखे लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। ठीक, ये बात भी यहाँ पर कही गई है। तो यही अंतर है कि सब जो है अपने अधिकार हैं सबको। भाषा, क्षेत्र, जाति, हर तरीके का लोग जो है हमारे यहाँ पर रहते हैं। हमारे देश में हर देश की अलग अलग नागरिकता है। मान चलो हम अमेरिका गए, वहाँ के नियम कानून कुछ और होंगे। हमें भी ऐसा नहीं है कि हमको वो पानी पीने को नहीं देंगे, ये खाने को नहीं देंगे, हम कुछ खरीद नहीं सकते खाने। उनके संविधान के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से हम सब काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, हम भी उनको अधिकार देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और देना पड़ेगा हमें भी उनको अधिकार। हर चीज़ का सम्मान करना पड़ेगा उनका भी हमें। हर चीज़ का दर्जा देना पड़ेगा। वो पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अधिकार देना है। हम विदेशों में पढ़ने जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, विदेशों में जब पढ़ते हैं तो विदेशों में पढ़ाई करते हैं, तो हमें भी तो अधिकार मिला है इस चीज़ का, तो हम भी तो पढ़ सकते हैं। तो प्यारे साथी, इसी तरीके से ये होता है, समझ गए। उम्मीद है, मुझे आशा है आपको ये पूरी क्लास गजब तरीके से समझ में आई होगी, शानदार तरीके से क्लियर हुई होगी, एक एक बात समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना, मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। महामैराथन क्लास का अंत करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, 2 क्लास और डालूंगा बस, सामाजिक की 2 क्लास हो गई है, अब 2 और डालूंगा। इसके बाद में आप समझ लीजिए पूरा खात्मा हो गया पूरा सामाजिक का, समझ गए। उससे पहले हिंदी की क्लास मैंने करा थी, चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जय हिंद और जय भारत।